सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथी, आज हम सभी मध्यकालीन इतिहास का एपिसोड नंबर 6 पढ़ने वाले हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में इल्तुतमिश के बारे में बताया है। प्यारे साथी, पिछले वीडियो में मैंने गुलाम वंश की शुरुआत की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बेहतर तरीके से हमने सारी चीज़ें समझी थी। अब इसके बाद हम देखेंगे प्यारे साथी इल्तुतमिश के बारे में, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, तो इसे पूरा देखिएगा। इसलिए आज मैं जो बुलेट पॉइंट्स थे उन्हें मैं नोट करके लाया हूँ, क्योंकि मैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्योंकि जब साथ में मैं लिखते हुए चलता हूं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है वीडियो। तो कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर आप एक्सप्लेन अच्छे से करिए और थोड़ा ऐसे बुलेट पॉइंट की तरह लिख लिया कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतर सी वीडियो की प्यारे साथी। और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं इल्तुतमिश को प्यारे साथी, और आज हमारा है मध्यकालीन भारत का इतिहास का एपिसोड नंबर 6। चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं तो इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक प्यारे साथी दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो यानी कि चौगान खेलते वक्त लाहौर में प्यारे साथी वो चौगान खेल रहा था और वहाँ से वो घोड़े से गिरकर प्यारे साथी मर गया था। यानी कि घोड़े से गिरा और कहा जाता है कि घोड़े का पैर भी उसके ऊपर पड़ गया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु भी हो गई थी प्यारे साथी पोलो खेलते वक्त। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1210 में मेरे प्यारे साथी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो गई प्यारे साथी तो उसके बाद कोई नया शासक बनेगा। तो प्यारे साथी इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है आराम शाह। वो बैठता है प्यारे साथी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर। अब जैसा कि इसका नाम ही आराम शाह है, नाम में ही आराम है, तो ये बहुत ज़्यादा आराम करता है। एकदम अयोग्य शासक होता है प्यारे साथी, कुछ काम नहीं करता और दिन भर आराम किया करता है। इसीलिए ये ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था और वह उसका दामाद भी था प्यारे साथी, जिसका नाम था इल्तुतमिश। आप देखेंगे प्यारे साथी तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश प्यारे साथी। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होने के साथ साथ इसका दामाद भी था। यानी कि प्यारे साथी कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ हुआ था। अब जब आराम शाह प्यारे साथी गद्दी पर बैठा तो इल्तुतमिश ये सोच रहा था कि मुझे चाहिए दिल्ली सल्तनत की गद्दी, क्योंकि पहली बात तो ये बहुत ही अयोग्य शासक था। इसलिए इल्तुतमिश चाहता था कि मैं बनूं दिल्ली का शासक प्यारे साथी, यहाँ का सुल्तान मैं बनूं, ऐसा वो इच्छा प्रकट करने लगा। इसका ये मानना था प्यारे साथी, जिस तरह मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और वह बना दिल्ली का सुल्तान, ठीक उसी प्रकार से प्यारे साथी इल्तुतमिश सोच रहा था कि मैं भी दिल्ली का सुल्तान बनूं, क्योंकि मैं भी कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम हूं। ऐसा वो सोच रहा था प्यारे साथी। और ये आराम शाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि ये बहुत ही अयोग्य शासक था और ये जानता था कि दिल्ली सल्तनत इसमें तबाह ही हो जाएगी। तो प्यारे साथी आप देखेंगे इसी के चलते 1211 ईस्वी में प्यारे साथी क्या होता है कि इल्तुतमिश आक्रमण कर देता है आराम शाह पर, और प्यारे साथी एक युद्ध होता है जिसका नाम है जोड़ का युद्ध। अगर मैं बात करूं ये युद्ध आपका कहां पर हुआ प्यारे साथी, ये पंजाब में हुआ था ये युद्ध। और आप देखेंगे प्यारे साथी कि जब इल्तुतमिश यहाँ पर आक्रमण करता है उस समय ये क्या होता है। आप देखेंगे प्यारे साथी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था तो इल्तुतमिश उस समय बदायूं का राज्यपाल था, यानी कि उत्तर प्रदेश के बदायूं का गवर्नर था। तो आप लिख लीजिएगा कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर शासन कर रहा था प्यारे साथी, तो उस समय ये क्या था, तो ये बदायूं का क्या था प्यारे साथी, गवर्नर था। परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। तो प्यारे साथी आप देखेंगे 1211 ईस्वी में क्या होता है, जून का युद्ध होता है प्यारे साथी। ये युद्ध किन दो शासकों के मध्य होता है, तो आप देखेंगे एक तरफ तो आपका इल्तुतमिश होता है और दूसरी तरफ आराम शाह यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र है, जो एक अयोग्य शासक है, उससे युद्ध होता है। और प्यारे साथी अगर मैं बात करूं इस युद्ध का रिजल्ट क्या आया, तो आप देखेंगे इस युद्ध में प्यारे साथी इल्तुतमिश विजयी होता है, क्योंकि ये एक योग्य शासक था और ये युद्ध को जीत लेता है। और आराम शाह आराम करते करते इस युद्ध में हार भी जाते हैं। अब प्यारे साथी जब जोड़ का युद्ध
इल्तुतमिश ने जीत लिया तो उसके लिए क्या हो गया, दिल्ली सल्तनत का द्वार खुल गया कि वो सुल्तान वहाँ का बन सकता था, वहाँ का शासक बन सकता था। तो प्यारे साथी आप देखेंगे जैसे ही वो जोड़ का युद्ध जीतता है फिर वो बनता है प्यारे साथी इल्तुतमिश, यहीं से शासन करना शुरू करता है और यहीं से प्यारे साथी वो बनता है दिल्ली का सुल्तान। और प्यारे साथी दिल्ली का सुल्तान बनने के साथ साथ सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक इल्तुतमिश ही है भारत में। प्यारे साथी आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक शासन तो करता है प्यारे साथी, लेकिन वो सेनापति की गद्दी पर ही बैठकर शासन करता है और सिपाह सलार की उपाधि धारण करता है। यानी कि वह खुद को मोहम्मद गौरी का गुलाम मानता था, इसलिए उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। और ये भी बात है प्यारे साथी कि 1206 में जब वो शासक बना तो 4 वर्ष ही जीवित रहा, तुरंत उसकी मृत्यु भी हो गई। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि हो सकता था आगे वो सुल्तान की उपाधि धारण करता, लेकिन उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। तो प्यारे साथी आप देखेंगे इसीलिए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक प्यारे साथी, या आप कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था वो कहीं ना कहीं इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। प्यारे साथी आप जानते होंगे इस्लाम धर्म के जो खलीफा होते हैं उनके द्वारा एक सनद पत्र जारी किया जाता है प्यारे साथी, और उन्हीं के द्वारा शासकों को सुल्तान की उपाधि धारण कराई जाती है या प्रदान की जाती है। प्यारे साथी उनसे प्यारे साथी मतलब सुल्तान की उपाधि जो होती है वो खलीफा द्वारा प्राप्त करते हैं शासक। तो प्यारे साथी कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी तो इल्तुतमिश एक इल्बरी तुर्क था, एक इल्बरी तुर्क था प्यारे साथी। तुर्कों में कई जनजातियां थीं प्यारे दोस्त, आप देखेंगे संख बनी तुर्क होगा, बहुत सारे तुर्क, चगदई तुर्क, ऐसे कई तुर्क की जनजातियां थी। उसमें से प्यारे साथी इल्तुतमिश इल्बरी शाखा से आता था। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी तो इसी के साथ जोड़ के युद्ध के बाद प्यारे साथी इसी के साथ ये सुल्तान बनता है दिल्ली का प्यारे साथी। इसीलिए आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हुई, लेकिन इसका शासन 1211 में चालू होता है, क्योंकि जो बीच का एक वर्ष है उस वर्ष में प्यारे साथी आराम शाह शासन करता है दिल्ली सल्तनत पर। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी आगे आप देखेंगे तो इल्तुतमिश ने प्यारे साथी जो इल्तुतमिश था उसका पूरा नाम क्या था, तो उसका नाम था प्यारे दोस्त शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसका पूरा नाम क्या था, तो इसका नाम था प्यारे दोस्त शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका पूरा नाम था। और इसने प्यारे दोस्त अमीर उल उमरा की उपाधि भी धारण की थी। ये उपाधि देने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। और प्यारे साथी इसका नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, इसीलिए इस वंश को हम शमसी वंश के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये प्यारे साथी आपका गुलाम वंश में ही आता है, लेकिन एक तरह से हम इसके नाम पर इसे शमसी वंश का शासक भी बताते हैं। यानी कि हम इसका नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसलिए इस वंश को हम थोड़ा सा शमसी वंश भी कह सकते हैं प्यारे दोस्त, शमसी वंश भी कह सकते हैं। अब प्यारे साथी इल्तुतमिश दिल्ली का शासक तो बन गया, सुल्तान बन गया, लेकिन उसके बाद भी उसके मार्ग में कई कठिनाइयाँ थी। आपको मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी जो था प्यारे साथी उसके 3 प्रमुख गुलाम थे। पहला आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा आपका यालदौज था और तीसरा आपका कुबाचा था मेरे प्यारे साथी। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसे लाहौर तथा दिल्ली की सत्ता दी गई थी। अगर आप देखेंगे प्यारे साथी तो गजनी की सत्ता जो थी, जो अफ़गानिस्तान में पड़ता है, उसकी सत्ता प्यारे साथी आपको दी गई थी यालदौज को। और आप देखेंगे प्यारे साथी काबुल कंधार का जो शासन था वो कुबाचा को मिला था। आप देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो शुरुआती समय में क्या हुआ था कि यालदौज और कुबाचा चाह रहे थे कि मुझे दिल्ली सल्तनत का शासक बनाया जाए, इसलिए वो कहीं ना कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक का विरोध भी कर रहे थे। अब प्यारे साथी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ वैवाहिक संबंध स्थापित करके उन्हें शांत किया था, लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद प्यारे साथी ये फिर से उसी तरह लालच में आ जाते हैं कि अब तो कुतुबुद्दीन ऐबक मर चुका है तो मुझे दिल्ली का शासन चाहिए, यानी कि दिल्ली की सत्ता मुझे मिलनी चाहिए। और इसी के कारण प्यारे साथी जो आपका यालदौज होता है और आपका जो कुबाचा होता है, ये दोनों अपने मन में ये लालसा रखते हैं या ऐसा चाहते हैं कि मुझे दिल्ली मिल जाए प्यारे साथी, और कहीं ना कहीं ये विद्रोह भी करने लगते हैं प्यारे दोस्त। यालदौज और कुबाचा किसके लिए, कि मुझे दिल्ली सल्तनत
की गद्दी मिल जाए प्यारे साथी, और इससे इल्तुतमिश बहुत ज़्यादा चिंतित होता है। प्यारे साथी आप देखेंगे तो 1211 में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। 4 साल बाद ही प्यारे दोस्त याल्दौज और इल्तुतमिश के मध्य एक भयंकर युद्ध होता है। अगर हम बात करें प्यारे साथी इस युद्ध के बारे में तो 1215 ईस्वी में होता है तराइन का तृतीय युद्ध। प्यारे दोस्त तराइन का प्रथम युद्ध मैंने आपको बताया था कि 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। 1192 में हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध। अगर मैं बात करूं तराइन का तृतीय युद्ध किसके किसके मध्य में हुआ था तो अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है और कई स्टूडेंट्स इसके बारे में पढ़े ही नहीं होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध होता है। ये युद्ध प्यारे साथी किसके मध्य होता है तो याल्दौज जो कि गजनी का शासक था और इल्तुतमिश के मध्य ये युद्ध होता है प्यारे साथी। एक भयंकर युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध में भी अपनी बुद्धिमत्ता के कारण इल्तुतमिश विजयी होता है और याल्दौज पराजित हो जाता है और वापस गजनी लौट जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि अब इल्तुतमिश को थोड़ी सी राहत मिलती है। कुबाचा को भी प्यारे साथी अपने सेनापति एतकीन के द्वारा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 1217 ईस्वी में 15 में याल्दौज को शांत किया, लेकिन कुबाचा भी विद्रोह कर रहा था। तो 1217 में इल्तुतमिश एतकीन जो इसका सेनापति था एतकीन के द्वारा प्यारे साथी क्या करता है कुबाचा को पराजित करता है और इन्हें भी शांत कर देता है। फिर आप देखेंगे प्यारे साथी इसी बीच क्या हुआ कि 1221 में भारत पर चंगेज़ खां का आगमन होता है। हालांकि वो भारत में प्रवेश नहीं करता है। आप पहले जानते होंगे कि पहले भारत की सीमा अफगानिस्तान तक लगती थी। तो प्यारे साथी जो आपका चंगेज़ खां था ये सिंध तक आया था प्यारे साथी, लेकिन उसने भारत में प्रवेश नहीं किया था, या कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत में उसने प्रवेश नहीं किया था। सिंध की सीमाओं तक, या कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत की सीमाओं तक ही वो रहा और वहीं से वो वापस लौट गया था। इसके पीछे कारण क्या था तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये चंगेज़ खां कौन था। तो प्यारे साथी आप देखेंगे तो चंगेज़ खां था जिसका नाम था प्यारे साथी तेमुचिन। इसका वास्तविक नाम क्या था तेमुचिन इसका वास्तविक नाम था। ये प्यारे साथी इसे जो फेमस नाम है इसका नाम है चंगेज़ खां। इसी नाम से ये फेमस हुआ प्यारे साथी। इसे कहते हैं मौत का दूसरा नाम चंगेज़ खां। इतना ज़्यादा प्यारे साथी कि जहाँ से ये गुजरता था वहाँ लाशें बिछ जाती थी, ऐसा माना जाता है। बहुत ही खतरनाक इंसान था चंगेज़ खां प्यारे साथी। अगर मैं बात करूँ तो इसका जो वास्तविक नाम था वो था प्यारे साथी तेमुचिन। अगर मैं बात करूँ ये कहाँ का रहने वाला था तो ये मंगोल का रहने वाला था प्यारे साथी। एक मंगोलिया था, मंगोल का रहने वाला था प्यारे साथी। मंगोलिया एक कंट्री भी है, आप देखेंगे। अगर मैं बात करूं मंगोल कहाँ पर स्थित है या मंगोलिया कहाँ पर स्थित है तो आप देखेंगे प्यारे साथी मैप में देखेंगे तो रूस के नीचे प्यारे साथी और चीन के ऊपर, रूस के नीचे और चीन के ऊपर प्यारे साथी एक देश स्थित है जिसे हम क्या नाम से जानते हैं मंगोल नाम से जानते हैं, या आप कह सकते हैं मंगोलिया नाम से जानते हैं। मंगोलिया नाम से जानते हैं किसे प्यारे साथी? एक देश है, एक कंट्री का नाम है जो रूस के नीचे और चीन के ऊपर पड़ता है प्यारे साथी। कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में मंगोलिया पर चीन के लोगों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। इसी कारण इनमें से एक शासक उभरा जिसका नाम था चंगेज़ खां, और फिर इसने पूरे चीन को जीत लिया और पूरी मंगोलिया को जीत लिया। और प्यारे साथी आगे ये जीतते ही गया, बहुत ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार किया। ये लूटपाट करता था और जो जनता होती थी उन्हें भी मार देता था, यानी कि ये जहाँ से गुजरता था वहाँ पर कत्ले आम मचा देता था प्यारे साथी। अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे ये बहुत ही खतरनाक इंसान था और इसे मौत का दूसरा नाम भी कहते हैं कि मौत का दूसरा नाम यानी कि चंगेज़ खां प्यारे साथी। अब हम बात करें कि चंगेज़ खां भारत क्यों आया था या सिंध तक क्यों आया था, तो प्यारे साथी एक आपका शासक था जलालुद्दीन मकबरनी। उसी के द्वारा प्यारे साथी क्या किया गया था कि चंगेज़ खां के भाई को मार दिया गया था, और इसी के कारण प्यारे साथी चंगेज़ खां मंगोलिया से जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए कहाँ आया था, सिंध तक आया था, क्योंकि ये यहीं पर आकर छुप गया था। कौन? जलालुद्दीन मकबरनी प्यारे साथी। तो आप देखेंगे प्यारे साथी जब जलालुद्दीन मकबरनी सिंध पर आकर छिपता है तो वो इल्तुतमिश से मदद मांगता है कि दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उस समय इल्तुतमिश थे,
और उनसे मकबरनी मदद मांगता है कि चंगेज़ खां मुझे मारने आ रहा है, आप मेरी मदद कीजिए। लेकिन यहीं पर इल्तुतमिश ने बुद्धिमत्ता से काम लिया, क्योंकि प्यारे साथी जो चंगेज़ खां था वो बहुत ही ख़तरनाक इंसान था। उसे जब पता चला कि मकबरनी ने दिल्ली सल्तनत के शासक यानी कि सुल्तान से प्यारे साथी मदद मांगी है, तो उसने एक पत्र लिखा इल्तुतमिश को और कहा कि मैं भारत, या आप कह सकते हैं मैं सिंध सिर्फ मकबरनी को मारने के लिए आया हूँ। चंगेज़ खां ने कहा कि मैं सिंध में सिर्फ मकबरनी को मारने के लिए आया हूँ, यदि आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो मैं जलालुद्दीन मकबरनी को सिंध में मारकर फिर वापस मंगोलिया लौट जाऊंगा। लेकिन अगर आप दिल्ली के शासक इल्तुतमिश इसमें इंटरफेयर करते हैं, इसमें हस्तक्षेप करते हैं, तो मैं फिर दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण कर दूंगा और पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दूंगा। प्यारे साथी, इस बात से इल्तुतमिश एकदम परिचित था कि चंगेज़ खां के बाद बहुत ज़्यादा सेना है और वो बहुत ही ख़तरनाक इंसान है। वो पूरे दिल्ली सल्तनत को हिला सकता है, यानी कि एकदम जड़ से ख़त्म कर सकता है। क्योंकि जब इल्तुतमिश प्यारे साथी दिल्ली का शासक बनता है तो उस समय दिल्ली सल्तनत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है, उतनी ज़्यादा सेना भी नहीं होती है। वही आप देखेंगे 1206 में एक नया वंश स्थापित हुआ था और तुरंत ही कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका पहला शासक था उसकी मृत्यु हो जाती है। कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था सही से नहीं चल रही थी, ना सेना ताकतवर थी। तो इस समय में वो चंगेज़ खां से नहीं लड़ सकता था, उसे ये बात पता थी, इसलिए उसने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया और उसने मकबरनी, जो कि प्यारे साथी चंगेज़ खां के भाई को जिसने मारा था, उसकी मदद करने से मना कर दिया। फिर प्यारे साथी चंगेज़ खां सिंध तक आया, उसने इसे मार दिया और फिर वापस मंगोलिया लौट गया। इसीलिए कहा जाता है कि वो उसने भारत पर प्रवेश नहीं किया था। अगर वो कहीं भारत में प्रवेश कर देता और कहीं प्यारे साथी दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण कर देता तो हो सकता था आज हम सभी चंगेज़ खां का इतिहास पढ़ते, ना कि ये गुलाम वंश का इतिहास पढ़ते प्यारे साथी। तो एकदम बेहतर तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर मैं बात करूँ प्यारे साथी तो इल्तुतमिश ने 2 प्रकार के सिक्के भी चलाए थे। आप देखेंगे प्यारे साथी, तो एक चांदी का सिक्का चलाया था जिसे हम प्यारे साथी टंका कहते हैं या जिसे टका भी कहा गया, और प्यारे साथी तांबे का भी सिक्का चलाया जिसे जीतल के नाम से जाना गया। प्यारे साथी, अगर मैं बात करूं तो इल्तुतमिश ने बंगाल पर पुनर्विजय भी की थी। इसी के द्वारा प्यारे साथी तुर्कान चिहलगानी विभाग की स्थापना की गई थी, या आप कह सकते हैं तुर्कान चिहलगानी की स्थापना की गई थी। इसी को प्यारे साथी हम दल चालीसा भी कहते हैं, या आप कह सकते हैं चालीसा दल भी कहते हैं, चालीसा दल कहते हैं प्यारे साथी। अब ये क्या था तुर्कान चिहलगानी? तो प्यारे साथी आप देखेंगे कि तुर्कान चिहलगानी क्या था, किसमें प्यारे साथी 40 सरदारों का एक संगठन था, एक प्रशासनिक संगठन था जो कि शासन में शासक की मदद करते थे, यानी कि जो शासन व्यवस्था चलाने में सुल्तान की मदद करते थे प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं तो इल्तुतमिश के द्वारा ही प्यारे साथी तुर्कान चिहलगानी की स्थापना की गई, जिसमें इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक संगठन बनाया और जो उसके अंतर्गत कार्य करते थे प्यारे साथी। और आप देखेंगे इसी को हम चालीसा दल के नाम से भी जानते हैं। प्रमुख डिसीजन इन्हीं लिया करते थे। जो प्रमुख मंत्री थे वो 40 प्रमुख मंत्री की तरह होते थे जो हर चीज़ में शासक की मदद करते थे, सलाह मशवरा आदि देते थे। अगर प्यारे साथी मैं बात करूँ तो इल्तुतमिश के द्वारा एक और भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया, जो था प्यारे साथी एकता प्रथा की शुरुआत। परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से किस शासक के द्वारा एकता प्रथा की शुरुआत की गई प्यारे साथी? तो वो था आपका इल्तुतमिश, ये आप ध्यान रखिएगा। अब ये एकता प्रथा क्या थी प्यारे साथी? तो इसमें क्या था कि इल्तुतमिश ने ये व्यवस्था लाई कि सैनिकों को नगद वेतन की जगह, सैनिकों तथा मंत्रियों को नगद वेतन की जगह वो क्या करता था प्यारे साथी? युद्ध में जीती गई भूमि को बांटता था, या आप कह सकते हैं युद्ध में जो संपत्ति प्राप्त होती थी उसे बांट देता था। ये क्या करता था प्यारे साथी कि एकता प्रथा आप कहेंगे कि जैसे युद्ध हुआ तो सेना को नगद वेतन नहीं देता था इल्तुतमिश। वो क्या करता था कि युद्ध में जो ज़मीन वो जीतता था, तो जैसे बड़े मंत्री हैं तो उन्हें प्यारे साथी बड़ा भूभाग दे देता था, जो छोटे सैनिक हैं उन्हें छोटा भूभाग दे दिया जाता था, या गांव दे दिए जाते थे कि आप इससे जो कर आएगा उससे अपनी कमाई कीजिएगा और फिर हमें भी कुछ दीजिएगा, लेकिन
नगद वेतन नहीं दिया जाता था। तो इक्ता क्या था, एक तरह का प्यारे साथी नगद वेतन के स्थान पर भूमि को दे देना। मान लीजिए आपके पापा गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या आप ही कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आपके घर में कोई जॉब कर रहा है और वो जॉब करता है प्यारे साथी, कोई भी नौकरी कर रहा है तो जॉब करता है मान लीजिए प्यारे साथी, और उसे कुछ सैलरी मिलती होगी। अब मैं कहूँ कि सैलरी की जगह मैं तुम्हें ज़मीन दे दूंगा प्यारे साथी, तो इसी प्रथा को हम क्या कहेंगे, इक्ता प्रथा कहेंगे। यानी कि रुपए देने की जगह ज़मीन को दे देना और कह दूंगा यहाँ से जो फसलें उगेगी और जो टैक्स मिलेगा उसमें से कुछ भाग तुम रख लेना और कुछ सुल्तान को दे देना। वही थी प्यारे साथी इक्ता प्रथा। आप देखेंगे प्यारे साथी, इक्ता जिसे दिया जाता था वो इक्तेदार कहलाता था। यानी कि मान लीजिए अगर मैं प्यारे साथी सुल्तान के द्वारा मुझे इक्ता दिया गया है, कोई गांव दिया गया है कि आप यहाँ से जो टैक्स होगा उसे वसूलेंगे और फिर सुल्तान को देंगे और उसमें से कुछ भाग आपको भी मिलेगा। तो प्यारे साथी इक्ता जिसे दिया जाता था, तो मैं इक्तेदार, अगर सुल्तान ने मुझे इक्ता दिया है, कोई गांव दिया है, तो मैं इक्तेदार कहलाऊंगा प्यारे साथी। इक्तेदार दो प्रकार के होते थे, एक बड़े इक्तेदार, एक छोटे इक्तेदार प्यारे साथी। बड़े इक्तेदार कौन होते थे कि जो मंत्री होते थे, बहुत प्रमुख प्रशासनिक सेवा में जो अनुदान करते थे, आप कह सकते हैं कि जो प्रमुख मंत्री होते थे वो बड़े इक्तेदार होते थे और सैनिक जो होते थे वो प्यारे साथी छोटे इक्तेदार होते थे। जैसे कि किसी को एक प्रदेश कितना बड़ा क्षेत्र मिल गया और किसी को एक गाँव मिला, तो जो बड़ा वाला क्षेत्र रहेगा वो बड़ा इक्तेदार रहेगा और जिसके पास छोटा क्षेत्र रहेगा, कोई गांव रहेगा, तो वो छोटा इक्तेदार रहेगा। प्यारे साथी अगर मैं बात करूं तो इसी के साथ टैक्स जो वसूला जाता था उसे हम इक्तेदारी कहते थे। अब देखिए इक्ता क्या है कि नगद वेतन की जगह भूमि को देना। अब जिसे इक्ता मिला वो इक्तेदार कहलाया। अब जब इक्तेदार टैक्स वसूलेगा, वहाँ से जो फसल उत्पादन होगा, भू राजस्व प्राप्त होगा, उसका जो टैक्स लेगा प्यारे साथी, तो उस टैक्स को क्या कहेंगे, इक्तेदारी कहेंगे। और उसका कुछ परसेंट शासक को जाएगा और कुछ परसेंट वो खुद रखेगा। प्यारे साथी अगर मैं बात करूँ तो इल्तुतमिश जो आपका था 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है प्यारे साथी। और आप देखेंगे इसका मकबरा कहाँ है, तो इसका मकबरा दिल्ली में ही है प्यारे दोस्त। अब मैं बात करूंगा अगली वीडियो में रजिया सुल्तान के बारे में प्यारे साथी, और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा कि इसके 4 पुत्र थे जो चारों अयोग्य थे, फिर इसकी एक पुत्री थी जिससे इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था जिसका नाम है रजिया, और जिसे हम आगे चल के रजिया सुल्तान के नाम से भी जानेंगे। तो इल्तुतमिश की प्यारे साथी 1236 में मृत्यु हो जाती है। एक बेहतर तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें समझाने का प्रयास किया है, कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।